हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल रुपेश ऑन ड्यूटी पे। तो आज के इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं रेलवे एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी यूजी के 2025 के 1 सितंबर के शिफ्ट 3 का क्वेश्चन। मैंने आपको 1 सितंबर का शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 ऑलरेडी इस चैनल पे करा दिया है, तो अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट। और ये शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है, तो मेक श्योर करिएगा कि आप लोग इसे पूरा देखिए और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका इस 20 क्वेश्चन में से कितना करेक्ट हुआ है। ओके, सो वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, भारत का पहला 6 लेन वाला एक्सप्रेस वे लगभग 95 किलोमीटर लंबा है जो मुंबई और पुणे एक्सप्रेस वे, ये कब पूर्ण हुआ, मतलब कब कंप्लीट हुआ। ठीक है, व्हेन वाज इंडियाज फर्स्ट 6 लेन एक्सप्रेस वे द मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे कंप्लीटेड। तो इसका करेक्ट आंसर है 2002। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अगर मैं बात करूँ, ये जो एक्सप्रेसवे है ये इंडियाज़ फर्स्ट 6 लेन कंट्रोल्ड एक्सेस एक्सप्रेसवे था। ठीक है, नियंत्रित प्रवेश वाला ये एक्सप्रेसवे है। ठीक है, जिसका निर्माण, जिसको डेवलप किसने किया है, तो महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, MSRDC ने इसको डेवलप करा है। अगर मैं इसकी लेंथ की बात करूँ तो 95 किलोमीटर लॉन्ग है और ये मुंबई और पुणे के बीच जो ट्रैवलिंग का जो टाइम पीरियड है उसको बहुत कम करता है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, राष्ट्रीय दूरसंचार नीति NTP किस वर्ष तैयार की गई थी। नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी कब तैयार की गई थी, जिसमें प्रत्येक 500 व्यक्तियों पर एक PCO का लक्ष्य रखा गया है। PCO मीन्स पब्लिक कॉल ऑफिस। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1994। ठीक है, इंडियाज फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव टेलीकॉम पॉलिसी थी ये इंडियाज फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव टेलीकॉम पॉलिसी थी बेसिकली, जिसे हम हिंदी में क्या बोलेंगे, व्यापक दूरसंचार नीति। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, इसका एम क्या था बेसिकली, तो इसका एम था टेली कम्युनिकेट सर्विस जो थी, ठीक है, उसको एक्सपेंड करना। ठीक है, और ये क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है कि प्रत्येक 500 व्यक्तियों पर एक PCO का लक्ष्य है, पब्लिक कॉल ऑफिस का लक्ष्य है। ठीक है, जिससे क्या होगा कि प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इंक्रीज होगा, निजी क्षेत्रों की भागीदारी जो होगी वो बढ़ेगी। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंच का संचालन किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है। विच मिनिस्ट्री एडमिनिस्ट्रेट्स द नेशनल काउंसिल रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय। ओके, इसमें कुछ डिटेल्स देने की ज़रूरत नहीं है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, 2025 में प्रख्यात लेखिका कृष्णा सोबती को भारतीय साहित्य में योगदान हेतु किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विच अवार्ड रिकॉग्नाइज्ड कृष्णा सोबतीज कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन लिटरेचर। सो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, साहित्य अकादमी। ठीक है, जो साहित्य अकादमी फेलोशिप है उनसे उसको पुरस्कृत किया गया है इन्हें, कृष्णा सोबती को। ठीक है, कृष्णा सोबती जो हैं वो हिंदी साहित्य की एक प्रसिद्ध लेखिका हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है यहाँ पे। कुसुमित लाहिड़ी पुरस्कार नहीं होगा, साहित्य अकादमी फेलोशिप होगा। ठीक है, ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान
भारत में वर्षा के असमान वितरण का प्रमुख कारण क्या है? व्हाट इज द मेन रीजन फॉर अनइवन रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून? सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पर्वतमालाएं पवन की दिशा और तीव्रता को प्रभावित करती हैं। ठीक है, ओके। अगर मैं बात करूं रेनफॉल इन इंडिया की, ठीक है, रेनफॉल इन इंडिया की, भारत में वर्षा का जो वितरण है हम सभी जानते हैं अनइवन है, समान बिल्कुल नहीं है, कहीं ज़्यादा वर्षा होती है, कहीं कम वर्षा होती है। तो ऐसा क्यों होता है? ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो भी माउंटेन्स हैं, जो भी प्लेटूज़ हैं, जो भी वैलीज़ हैं जिन्हें हम घाटियाँ बोलते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मानसून हवा की गति और दिशा को प्रभावित करती हैं। ठीक है, तो इस वजह से जो है रेनफॉल जो इंडिया में है वो अनइवन है। ठीक है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली समान नहीं है। अगर मैं बात करूँ वर्षा वितरण में मेजर रोल कौन प्ले करता है, तो वेस्टर्न घाट एंड हिमालय हमें याद रखनी है, वेस्टर्न घाट एंड हिमालय। ठीक है, ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है 2025 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा हेतु पिंक बूथ स्थापित किए हैं? विच पुलिस फोर्स इंट्रोड्यूस पिंक बूथ फॉर वुमेन सेफ्टी इन पब्लिक प्लेसेस इन 2025? सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दिल्ली पुलिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। दिल्ली पुलिस जो है वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उनकी सहायता के लिए सार्वजनिक स्थानों पर, पब्लिक प्लेसेस पर पिंक बूथ की स्थापना किया था उन्होंने। जिसका एम क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, उद्देश्य क्या था, तो वुमेन सेफ्टी को इन्हांस करना। ठीक है, और उन्हें जल्दी से जल्दी सहायता प्रदान करना। ओके, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदारीकरण से पहले भारतीय विनिर्माण क्षेत्र की सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? हमें चुनौती बताना है। What was the biggest challenge of the Indian manufacturing sector before liberalization? Okay. सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आयात व सरकारी नियंत्रण संबंधी बाधाएं। देखो, अगर मैं बात करूं 1991 से पहले की, ठीक है, हमारा जो भारत है, हमारा जो इंडिया है, वो 1991 से पहले लाइसेंस राज सिस्टम हमारे इंडिया में लागू था। लाइसेंस राज, ठीक है, लाइसेंस राज बेसिकली क्या था? लाइसेंस राज था कि जो भी उस टाइम पे इंडिया में इंडस्ट्री जो स्थापित होते थे, उद्योग जो स्थापित होते थे, या फिर इंपोर्ट जो होता था, उन सारी चीज़ों में सरकार की अनुमति लेनी होती थी। ठीक है, बहुत मैंडेटरी था, जिससे देखने को क्या मिला कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो काफ़ी कम देखने को मिल रही थी। ठीक है, तो इस वजह से 1991 में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन LPG आया था। ठीक है, तो ये देख सकते हो कि ये क्वेश्चन मतलब हर शिफ्ट में रिपीट हुआ है। 1 सितंबर की ही शिफ्ट 1 में भी आया है, शिफ्ट 2 में भी आया है एंड शिफ्ट 3 में भी आया। तो देख लो PYQ रिपीट होते हैं। ठीक है, आप सभी में से एक कमेंट किए थे कि क्या PYQ रिपीट होते हैं, तो पूरे के पूरे नहीं होते, लेकिन हाँ आपको जनरल आइडिया मिल जाएगा कि किस टॉपिक से RRB NTPC एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन तो हूबहू रिपीट हुए हैं तीनों के तीनों शिफ्ट में। 1 सितंबर वाले तीनों के तीनों शिफ्ट में ये रिपीट हुए हैं। ठीक है, ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्र की सहायता और सलाह हेतु मंत्री परिषद का प्रावधान करता है? मंत्री परिषद मीन्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर, एक सेकंड ऑप्शन को दिखा दूँ, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, दैट इज आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 बेसिकली क्या बोलता है? आर्टिकल 74 बताता है कि प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी, एक मंत्री परिषद होगी। ठीक है, जिसका गठन कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है, और राष्ट्रपति इनके सलाह के लिए मानने को बाध्यकारी हैं। ठीक है, ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 कि किसने 19वीं सदी में एक धार्मिक सुधार आंदोलन चलाया था? ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज राजा राम। ठीक है, राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, यहाँ पर ऑप्शंस थोड़े मिसमैच हैं, तो इस वजह से तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा राजा राम। राजा राम मीन्स राजा राम मोहन राय, सभी जानते हैं राजा राम मोहन राय को। ठीक है, जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी।
ठीक है, किसने? ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। कब करी थी? तो 1828 में, ठीक है, जिसका एम क्या था, उद्देश्य क्या था कि जो भी सामाजिक धार्मिक सुधार है, सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म को लाना था। सती प्रथा जो उस टाइम पे बहुत बहुत प्रचलित थी, तो उसका विरोध करना था और वुमेन्स एजुकेशन को प्रमोट करना था। ठीक है, ओके, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 23 किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन आर्टिकल 23, 24 हो जाएगा। बेसिकली इसमें क्या बोला गया है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मीन्स शोषण के विरुद्ध अधिकार। एक्सप्लॉयटेशन शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें क्या क्या चीज़ें आ गई? मानव तस्करी जिसे हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग बोलते हैं, बेगार आ गया जिसको हम फोर्स्ड लेबर बोलते हैं, बाल श्रम चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट करना, रोक लगाना, किसको किसको? मानव तस्करी, बेगार और बाल श्रम को। ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 एंड 24 बोलता है। ओके, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में बाफ्टा टीवी अवार्ड में बेबी रेंडियर के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? हु वॉन द बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फॉर बेबी रेंडियर एट द 2025 बाफ्टा अवार्ड, बाफ्टा टीवी अवार्ड बेसिकली। सो 2025 का बाफ्टा अवार्ड जो है वो जेसिका गेनिंग ने जीता है। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि 2026 का बाफ्टा अवार्ड किसने जीता है। ठीक है, ओके, तो ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंडियाज 2047 तक, ठीक है, बिल्डिंग अ क्लाइमेट रेजिलिएंट फ्यूचर कार्यक्रम का आयोजन किस संस्था ने किया है? ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज वेंकटेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस? ओके, इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैंने आपको सबसे पहले पीरियोडिक टेबल के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। देखो, ये पीरियोडिक टेबल है, आवर्त सारणी है बेसिकली। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि जब हम ग्रुप मीन्स समूह ऊपर से नीचे जाते हैं तो हमारा जो एटॉमिक रेडियस होता है, ठीक है, जो परमाणु की जो त्रिज्या होती है, जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस जो होता है वो इंक्रीज कर रहा होता है। ठीक है, क्यों इंक्रीज करता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के शेल इंक्रीज करती है बेसिकली, और रुबिडियम हम सभी जानते हैं वो नीचे आता है, रुबिडियम। ठीक है, सो इस वजह से रुबिडियम का एटॉमिक रेडियस जो होता है वो बड़ा होता है। ओके, सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रुबिडियम। ये तीनों नीचे की तरफ नहीं आते हैं, इससे रुबिडियम से ऊपर आ रहे होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। वेदना से भरी हूँ वेदना में जीऊंगी जैसी पंक्ति किस कवि से संबंधित है? दिस पोइटिक एक्सप्रेशन इज एसोसिएटेड विथ विच पोइट? सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा करुणा एवं अपने दुख को प्रेरणा बनाना। मतलब ये भी जो लाइन है वो किसका है? महादेवी वर्मा का है। ठीक है, महादेवी वर्मा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, यहाँ ऑप्शन में वो नहीं है। सो महादेवी वर्मा इसके करेक्ट आंसर होगा। महादेवी वर्मा की अगर मैं बात करूँ तो ये छायावादी एरा की, छायावादी युग की एक फेमस पोएट है। ठीक है, छायावादी युग की, जिनकी रचना में हमें करुणा देखने को मिलती है, संवेदना देखने को मिलती है एंड मानवीय भावना देखने को मिलती है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कंप्यूटर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑल्ट प्लस F4? ठीक है, सो बेसिकली ये एक शॉर्टकट की है। क्या है? एक शॉर्टकट की है, शॉर्टकट की है। कंप्यूटर की अगर मैं बात करूं तो आपके लिए इस चैनल पे कंप्यूटर की सीरीज़ सर लेकर आए हैं। सो मेक श्योर करिएगा कि आप लोग कंप्यूटर के सीरीज़ को देखिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है वो, और क्वेश्चन उससे उठेंगे एग्ज़ाम में। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये एक शॉर्टकट की है जिसका इस्तेमाल हम कब करते हैं? तो करेंटली जो आपके विंडो या फिर प्रोग्राम जो आप ओपन करके रखे हो उसको बंद करने के लिए।
ठीक है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया गया? व्हेन वाज द अर्थ डे ऑब्जर्व्ड इन 2020? सभी जानते हैं विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में मुद्रावर्तन मूवमेंट टुवर्ड्स स्टिमुलस का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मूवमेंट रिस्पॉन्स इन प्लांट्स? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फोटोट्रॉपिज्म। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है, तो ये प्रकाश की दिशा में, लाइट की डायरेक्शन में ये पौधों को बढ़ाता है। ठीक है, तो फोटोट्रॉपिज्म की अगर मैं बात करूँ, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा सन है एंड ये हमारा प्लांट है, राइट, एंड ये इसकी रूट है, ये हमारा प्लांट है। तो ये पोर्शन स्टेम है हमारा एंड ये है रूट। तो फोटोट्रॉपिज्म स्टेम शो करेगा पॉजिटिव, राइट, और रूट नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करेगा। ठीक है, तो हमें इस कॉन्सेप्ट के थ्रू याद रखना है। अगर मैं बात करूँ गुरुत्वाकर्षण में, जियोट्रॉपिज्म में, तो वो रूट पॉजिटिव होगा एंड स्टेम नेगेटिव होगा, क्योंकि स्टेम अपवर्ड डायरेक्शन में ये ग्रोथ करता है, रूट डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रोथ करता है। फोटोट्रॉपिज्म मीन्स लाइट की दिशा में, प्रकाश की दिशा में पौधों का बढ़ना, तो ये स्टेम पॉजिटिव शो करेगा। तो यहाँ पर फोटोट्रॉपिज्म करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के अनुच्छेद 323B के अनुसार कौन सा कथन सही है? विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग आर्टिकल 323B इज करेक्ट? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा संसद या राज्य विधानमंडल विशेष विषयों पर अधिकरण या फिर कानून बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए। देखो, अगर मैं बात करूँ संसद, जिसे हम लोग संसद और राज्य विधानमंडल की, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की, तो ये विशेष विषयों के लिए, अधिकरण मीन्स ट्रिब्यूनल, ठीक है, तो इनको एक विशेष अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जलवायु मानचित्र मुख्यतः डैश मतलब किससे संबंधित आंकड़ों पर आधारित होते हैं? क्लाइमेट मैप्स आर मेनली बेस्ड ऑन डेटा रिलेटेड टू विच? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा तापमान और वर्षा, टेम्परेचर एंड रेनफॉल। ठीक है, देखो, अगर मैं बात करूँ जलवायु का निर्धारण कैसे होता है, क्लाइमेट को आप कैसे मैपिंग करते हो, तो मेनली टेम्परेचर एंड रेनफॉल के लॉन्ग टर्म डेटा के बेसिस पे हम इसका निर्धारण करते हैं। ठीक है, सो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नर्तकी हैं जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह की अगर मैं बात करूं तो ये एक फेमस इंडियन क्लासिकल डांसर हैं, एक फेमस शास्त्रीय नृत्यांगना है। ठीक है, और इन्होंने इंडियन आर्ट एंड कल्चर में बहुत योगदान दिया है। ठीक है, और इसलिए इन्हें ये अवार्ड पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ओके, सो यहाँ पर मैंने आपको 20 क्वेश्चन कराए हैं। मेक श्योर करती हूँ मैं कि आप सभी इस 20 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए होंगे एंड कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइए कि हमारी ये PYQ की सीरीज़ आपके लिए कितना हेल्पफुल है और हम आपके लिए और क्या क्या हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में हम किसी नए PYQ सेशन के साथ। टिल देन, बाय बाय।